दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं आज के समय के एक बड़े कवि पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज चतुर्वेदी जी कविताएं लिखने के साथ साथ आलोचना भी लिखते हैं और इनके तीन महत्वपूर्ण कविता संग्रह जो हैं वो रक्तचाप और अन्य कविताएं, एक ही चेहरा, एक संपूर्णता के लिए। और इन्होंने एक आलोचना की पुस्तक जो काफी चर्चित हुई है वो है आत्मकथा की संस्कृति। पंकज जी ने इसके अलावा भी बहुत सारे किताबें लिखी हैं। इनको सम्मान मिला है, मुख्य रूप से जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगा, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला है और देवी शंकर अवस्थी सम्मान मिला है। पंकज जी, मैं नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। शुक्रिया। अब आप से थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके जीवन परिचय के बारे में, और आपने पढ़ाई कहाँ की और आपने फिर उसके बाद से कविता को ही मुख्य अपनी मतलब एक तरह से लेखनी का जरिया क्यों बनाया आपने? अरविंद जी, मैं कानपुर देहात एक जिला है। कानपुर बहुत बड़ा जिला है, इसलिए उसको प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से दो जिलों में बांट दिया गया है, कानपुर नगर और कानपुर देहात। तो कानपुर देहात जिले में एक गांव है किश्ती, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मेरी पढ़ाई लिखाई शुरुआती इटावा जिले में हुई। वहाँ पर एक कस्बा था महेवा, वहाँ मेरे पिताजी प्राध्यापक थे कॉलेज में, तो 3-4 साल वहाँ रहा। इसके बाद हम फिर गांव आ गए और सैनिक स्कूल लखनऊ में मेरा दाखिला हुआ। तो मेरा कोई इस साहित्य की दुनिया में आने का कोई इरादा नहीं था और मुझे जाना था मिलिट्री में, एनडीए जाना था, नेशनल डिफेंस एकेडमी। लेकिन मेरे पिताजी को शौक़ था साहित्यिक किताबें पढ़ने का। तो गर्मी की छुट्टियों में जब मैं क्लास 9 कक्षा 9 या 10 का छात्र था, तो मैं अपने गांव आया हुआ था। वहाँ पर आंसू, जो जयशंकर प्रसाद की काव्यकृति है, आंसू मैंने पढ़ी। उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, उसके सौंदर्य से, उसकी करुणा से बहुत अभिभूत हुआ। तो मुझे लगा कि मुझे इस दुनिया में ही रहना चाहिए, इसमें ही आना चाहिए। और आंसू के बहुत सारे छंद मुझे याद हो गए थे। तो कक्षा 10 में जाते जाते मैंने ये फैसला किया कि मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रयास नहीं करूँगा और मैं साहित्य की दुनिया में आऊँगा। तो मैंने लिखना पढ़ना कोशिश, कुछ कविताएं लिखने की कोशिश वहीं से शुरू की थी। और शुरू में छंद के प्रति, गीत के प्रति आकर्षित था, तो उसमें मैं कुछ करता रहता था। और बाद में जब लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने बीए में दाखिला लिया, तो वहाँ पर समकालीन कविता से, जो छंद मुक्त कविता है, उससे मेरा परिचय हुआ। तो मैं फिर इधर छंद मुक्त कविताएं लिखने लगा। उसके बाद मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आ गया, एमए में एडमिशन हुआ मेरा वहाँ। तो मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, नई दिल्ली से एमए किया और एमफिल किया। तो ये मेरा जीवन परिचय है संक्षेप में। फिर मैं कानपुर का एक कॉलेज है उसमें प्राध्यापक हो गया, और 96 में। तो 96 से अब तक मैं यहाँ हूँ, एक बीएसएसडी कॉलेज कानपुर में प्राध्यापक हूँ हिंदी का। और 5 वर्ष मैं सागर विश्वविद्यालय में भी पढ़ा चुका हूँ, 2013 से लेकर 18 तक। तो ये पूरा है जी। आप जेएनयू में भी थे? जी, 92 से 96 तक मैं जेएनयू का छात्र रहा हूँ। एमए किया है वहाँ से और एमफिल किया है। पंकज जी, आपका चेहरा थोड़ा नीचे चला गया है, तो थोड़ा आगे आ जाइए, या तो थोड़ा सा। जी। हाँ हाँ,
ये सही है। 92 से 96 तक जेएनयू का छात्र रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो फिर कविता में और साहित्य में आप एकदम रम गए। जी। तीन मैं संग्रह तो मैं आपके पढ़ चुका हूँ, बाकी और भी संग्रह आपके आए हैं? तीन ही आए हैं, तीन ही आए हैं, कविता संग्रह 3 आए हैं। बाकी जो पुस्तकें हैं आलोचना की किताबें हैं वो, जैसे रघुवीर साहब पर मोनोग्राफ है जो साहित्य अकेडमी ने प्रकाशित किया है। एक किताब है आत्मकथा की संस्कृति, जो आत्मकथा विधा और उग्र जी की जो आत्मकथा है अपनी खबर, उसका विश्लेषण है उसमें। हिंदी की बेहतरीन आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर। और एक किताब है निराशा में भी सामर्थ्य। और एक मैंने वीरेन डंगवाल जो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि थे, उनकी स्मृति में एक संस्मरण लिखा है, यही तुम थे, जो पहल ने उसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था 2017 में। तो इस तरह से वो किताबें हैं। एक कुंवर नारायण पर किताब है, जीने का उदात्त आशय, कुंवर नारायण की कविता पर केंद्रित पुस्तक है वो। तो ये आलोचना और संस्मरण की 5 किताबें हैं, कविता संग्रह 3 जी। और मैं निरंतर देखता हूँ कि फेसबुक पर आप की कविताएं आती रहती हैं जी। और कोशिश एक खासियत जो मैं देखता हूँ आपकी कविताओं में, आपकी कविताएं छोटी हैं लेकिन सारगर्भित हैं जी। और संग्रह से भी जो मैं गुजरा हूँ तो कई कविताएं जो हैं वो मतलब आकार में छोटी हैं लेकिन उनमें गहरा अर्थ होता है। तो जरा ये थोड़ा सा हमारे दोस्तों को बताइए कि ये छोटी कविता लिखना मेरे ख्याल से तो ज्यादा कठिन है। लंबी कविता तो लिखी जा सकती है, लोगों को समझाया जा सकता है, लेकिन छोटी कविता लिखना तो कठिन है। तो ये काम आप इतनी सहजता से कैसे कर लेते हैं? मेरा ये मानना है कि हमारी जो परंपरा है उससे मुझे संस्कार मिला। परंपरा में आप देखिए हिंदी में दोहा छंद रहा है। दोहा 2 पंक्तियों का छंद है, जिसमें कबीर ने, रहीम ने, बिहारी ने बहुत काम किया। और उसमें 2 पंक्तियों के छंद में आपको पूरी बात कहनी होती है। और हिंदी में दोहा है, संस्कृत में श्लोक है। चाहे आप कालिदास के श्लोक पढ़ें, चाहे उपनिषद पढ़ें, चाहे आप गीता के श्लोक पढ़ें, 2 पंक्तियों का वो श्लोक होता है। और अनुष्टुप छंद पढ़ें जो कि वाल्मीकि रामायण में है। तो इसमें संस्कृत में भी 2 पंक्तियों में आपको 2 पंक्तियों के श्लोक में अपनी बात को संपूर्णता में संप्रेषित करना होता है, उसको अभिव्यक्त करना होता है। और यही आप अगर उर्दू परंपरा में जाएं, उर्दू कविता की, तो उसमें शेर है। शेर में आपको 2 पंक्तियों में अपनी बात कहनी है। और कविता वैसे भी कम शब्दों के जरिए ज़्यादा कहने की एक कोशिश होती है, एक कला है वो, कि आप कैसे कम शब्दों में ज़्यादा अपनी बात कह सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि एक आज की जो ज़िंदगी है ना, बहुत फास्ट लाइफ है, बहुत तेज़ रफ्तार है ज़िंदगी की। इसमें जैसे मार्क्स ने लिखा है कि ये महाकाव्यों का समय, महाकाव्यों के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, वो छिन गई हैं आज। यानी कि आज के मनुष्य के पास उतना समय नहीं रहा है कि वो बहुत देर तक आपको सुन सके, अभिभूत होकर सुन सके और मंत्रमुग्ध होकर के गा सके और लंबे समय तक साथ दे सके। तो महाकाव्य के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, उनमें मिथकों का भी अस्तित्व होता है। तो मिथक भी आज के ज़माने में साइंस का और विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इसमें वो मिथक नहीं रह गए जो परंपरा से हमारा साथ देते आ रहे थे, जिन मिथकों पर महाकाव्य आधारित थे। तो मार्क्स ने ये लिखा कि ये अनुकूल परिस्थितियां महाकाव्य के लिए छिन गई हैं और आपको जो भी अपने समय की विडंबना है, जीवन का जो सौंदर्य है, या जो आपकी संवेदनाएं हैं, क्राइसिस है, ये सारी बातें आपको बहुत संक्षेप में कहनी है,
बहुत प्रभावी ढंग से कहनी है और संपूर्णता के साथ कहनी है। एक ये चैलेंज मैं महसूस करता हूँ, और उसकी 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 अंतर्दृष्टि और उसकी शक्ति में अपनी उर्दू, हिंदी और संस्कृत की जो बहुत सुदीर्घ और बहुत समृद्ध परंपराएं हैं कविता की, उनसे वो अंतर्दृष्टियाँ प्राप्त करता हूँ। और दूसरे मैं चूँकि गांव से आता हूँ, तो गांव में जो किसान चेतना होती है लोगों में, किसान जो होता है ना, वो बहुत ये चाहता है कि आप टू द पॉइंट बात करें। और हमारे गांव में कहा जाता है, अगर कोई लंबी चौड़ी बात सुना रहा हो तो कहा जाता है कि आला मत सुनाओ। किसान कहता है कि संक्षेप में आप बताइए क्या बात है। तो वो उसका एक संबंध किसान चेतना से भी है। जरूरी नहीं है कि जो छोटी कविता में सफल है वो लंबी कविता में कामयाब हो पाएगा। तो कला जो होती है वो तभी तक सुंदर है जब तक उसमें आप तनाव की रक्षा कर पा रहे हैं। और तनाव अगर शिथिल हुआ तो लंबी कविता लिख के क्या करेंगे आप? उसका निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। तो लंबी कविता में जाया जा सकता है, बशर्ते कि आप उसका निर्वाह कर पाएं। और वो एक चैलेंजिंग काम है, एक बड़ा काम है इसकी तुलना में, छोटे आकार की कविता की तुलना में। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, कम शब्दों में संपूर्ण बात कहना भी एक कठिन काम है। जी, मैं यहाँ पर दो छोटे छोटे सवाल आपसे पूछूंगा। मैं एक्चुअली एक तरह से कह सकते हैं कविता का विद्यार्थी हूँ, तो कविताओं को पढ़ता रहता हूँ। मैंने देखा है कि कुछ बड़े कवि जो हैं, और उनकी कविताओं में देखता हूँ कि संप्रेषणीयता कम रहती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कठिनाई मतलब उनके जो कविता जो है वो उनमें संप्रेषण की क्षमता जो होती है वो कम होती है। और मुझे ये लगता है कि अगर संप्रेषण की क्षमता उसमें कम है तो वो अधिक लोगों तक शायद वो कविता ना पहुंच पाए। इसमें यह है कि मतलब संवाद धर्मी कविता होनी चाहिए। यानी कि मैं तो ये सोच के लिखता हूँ कि ये मैं लोगों के सामने सुना रहा हूँ, जिसको मैंने कहीं लिखा है कि मैं एक थिएटर में ही लिख पाता हूँ। थिएटर मतलब कल्पना का थिएटर, यानी कि मैं घर में हूँ, एकांत में हूँ। कविता तो एकांत में लिखी जाती है। घर में हूँ या रास्ते में चल रहा हूँ या अपने कोई नौकरी कर रहा हूँ या यात्रा कर रहा हूँ, तो उसके बीच का जो एकांत है, जो सोचने के, विचार करने के क्षण हैं, उनमें कविता पहले मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में आती है। लेकिन मैं उस समय अपने कल्पना के थिएटर में रहता हूँ, और उस थिएटर में मैं लोगों से मुखातब होता हूँ, अपनी संवेदना में, अपने चिंतन में। और मैं इस रूप में लिखता हूँ कि ये चीज़ें मैं लोगों से संवाद कर रहा हूँ। तो जब आप इस तरह की कल्पना करेंगे तो आपकी रचना में एक संवाद धर्मिता पैदा होगी। और मैं ये ध्यान रख के लिखता हूँ कि भाषा का, शब्दों का चुनाव इस तरह का हो, बात को इस तरह से कहा जाए कि वो बात संप्रेषित हो और प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित हो। और कम शब्दों में ज़्यादा कहने की मैं बिल्कुल, अगर वो नई चीज़ आ पाती है तो इसको विफलता मानता हूँ। और सीनियर जो आप कह रहे हैं, वरिष्ठ कवियों में अगर वो संवाद धर्मिता का गुण कम है, तो कोई ठोस उदाहरण सामने अगर हो, कोई कविता सामने हो, तो उसको ध्यान में रख करके बात की जा सकती है। एक एक कविता को मुझे कम से कम 5 बार पढ़ने पर भी मतलब मेरे जैसे आदमी को जब वो समझ में नहीं आती है, हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोगों को कैसे समझ में आएगी। इसमें एक बहस है, जैसे कि मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई कविता है, अच्छी नहीं लगती है, या किसी कवि की रचना अच्छी नहीं लगती है, मेरी ही मान लीजिए अच्छी नहीं लगती है, तो अब इसका क्या है? मतलब ये तो एक साहित्य क्या है, कविता क्या है, कि वो कवि लिख रहा है, लेकिन वो कोई बाध्यता नहीं है, ये कोई मजबूरी नहीं है कि उसको पढ़ा जाए। यानी कि मैं लिख रहा हूँ तो मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे पढ़िए। अगर आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं तो मैं मतलब मत पढ़िए, क्योंकि
चुनाव होता है, जीवन में चुनाव करना पड़ता है, दोस्तों का चुनाव करना पड़ता है, किताबों का चुनाव करना पड़ता है, अपने प्रिय रचनाकारों का चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि जीवन तो छोटा सा है, उसमें आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी, आपको अपने प्रिय रचनाकार तय करने पड़ेंगे। तो कविता क्या होती है, अच्छी कविता वो होती है जो मजबूर नहीं करती, कि मतलब मैं जो इस कविता में जो कहा गया है उसको आप मान ही लें, इसके लिए जो मजबूर नहीं करती है और आक्रामक नहीं होती है, लाउड नहीं होती है, वो कविता बेहतर होती है। जो कि जो कल्पना शक्ति है श्रोता की, पाठक की, उसके लिए उसको स्वतंत्र रखती है कि वो रचना को अपने कल्पना जगत में, अपनी कल्पना की संवेदना की दुनिया में रचना को लेके ट्रेवल कर सके, उसका विकास कर सके, उसमें जो बातें हैं उनको अपनी जिंदगी से रिलेट कर सके, आगे बढ़ा सके। तो इतनी छूट कल्पना की दुनिया में, संवेदना की दुनिया में एक रचना अपने भावक को, अपने पाठक या श्रोता को देती है। उसी तरह से कवि लोग लिखते हैं, लेकिन साहित्य में ऐसा तो होता नहीं है कि हम लिख रहे हैं तो आप हमें पढ़ें ही पढ़ें। आप चुनाव कर लें, अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ें, नहीं अच्छा लगता है ना पढ़ें। तो ये राजनीति में, प्रेम में और साहित्य में, सभी क्षेत्रों में, जीवन के सभी क्षेत्रों में हमको अपना चुनाव करना होता है। तो ये है, मतलब संक्षेप में मैं आपकी बात को मैं इस तरह से, हाँ। तो ये हर व्यक्ति की अपनी पसंदगी होती है, उसके हिसाब से उसके अपने प्रिय कवि होते हैं, प्रिय लेखक होते हैं, जिनकी किताबों को, कविताओं को ढूंढ ढूंढ के वो पढ़ते हैं लोग, और ये उनका अपना चुनाव होता है। और ऐसा भी होता है कि इसको लेकर मतभेद भी होते हैं। मेरे प्रिय कवि आलोक धनवा हो सकते हैं, मेरे प्रिय कवि विनोद कुमार शुक्ल हैं, मंगलेश डबराल हैं, और कुछ लोग तीखी असहमति के साथ सामने आ सकते हैं कि भाई हमारे ये अच्छे, मतलब हो सकता है वो कहें कि हमारे ये प्रिय कवि नहीं ये हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सल सार्वभौमिक कुछ मानदंड भी होते हैं श्रेष्ठ कविता के। तो कुछ ऐसे यूनिवर्सल मानदंड होते हैं जिन पर एक तरह का कॉन्सेंसस या सर्वानुमति होती है कि हाँ भाई अच्छे कवि हैं। इसको एक बड़े पैमाने पर लोग मानते हैं, लोग स्वीकार करते हैं। 3 प्रकार के जो लोग हैं कि मतलब जो दोस्त हैं, जो दुश्मन हैं और जो उदासीन हैं, तटस्थ लोग हैं, तीनों प्रकार के लोग एक अच्छे कवि को, एक बड़े कवि की महत्ता को स्वीकार करते हैं। हालांकि ये भी सच है कि संपूर्ण कॉन्सेंसस जैसी चीज, संपूर्ण सर्वानुमति जैसी चीज संभव नहीं है, साहित्य में नहीं संभव है। कोई बहुत श्रेष्ठ, जाना माना, उत्कृष्ट और लगभग सर्व स्वीकार्य कवि भी कोई उसके लिए कह सकता है कि भाई हमको नहीं पसंद है। तो ये स्वतंत्रता तो साहित्य की दुनिया में होती है, होनी चाहिए। इतना स्पेस हमें बचा के रखना चाहिए कि कोई आके विरल इक्का दुक्का कोई आगे कहे कि विनोद कुमार शुक्ल हमें समझ में नहीं आते। अच्छी बात है भाई, आपकी समझ में नहीं आती, लेकिन ये है कि एक बड़ा कवि एक बड़े समाज को मुतमईन करता है, अपनी रचना से प्रभावित करता है, और उसकी जो रचना है, उसकी ताकत, उसका लोहा लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं। जी चलिए, मेरा इरादा वैसे गंभीर विषय को यहाँ उठाना नहीं था लेकिन मेरे दिमाग में ये बात थी और बहुत दिनों से चल रही थी, तो मैंने कहा कि आपसे जरूर इस पे बात करनी चाहिए। ये तो जरूर जो आपने अच्छी बात कही कि भाई जब कविता या कोई रचना लिख दी गई तो लिखने के बाद से वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है और पाठकों के सामने आ जाती है। अब पाठक को ये चॉइस, पाठक के पास ये चॉइस रहती है कि वो उसे पढ़े या ना पढ़े, या उसे पसंद आ रहा है तो उसकी तारीफ करे, नहीं पसंद आ रहा तो ना पढ़े। ये तो बिल्कुल आपने सही बात, नहीं पसंद आ रहा तो इग्नोर कर दे, आगे बढ़ जाए। हाँ। और एक कवि की मैं कह रहा हूँ, एक कवि की 40-50 रचनाओं से गुजर जाएं आप, तो आप ये चुनाव कर सकते हैं कि आपका प्रिय कवि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं उसमें पात्रता है या नहीं। जी बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये बताइए कि एक बात और है कि कवि संवेदनशील होता है, कवि के अंदर भावुकता होती है, कवि जो है वो जल्दी दुखी हो जाता है, कवि जो है वो आक्रोशित भी जल्दी हो जाता है।
आजकल कविताओं में प्रेम विषय जो है वो गौण होता जा रहा है। प्रेम मतलब मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जो प्रेम एक तो देश समाज और दुनिया से प्रेम करने की बात है, वो तो एक अलग है। लेकिन जो व्यक्तिगत प्रेम की भावनाएं हैं, जैसे प्रेम से निकली हुई कविताएं जो धीरे धीरे करके व्यापक स्तर पर पहुंच जाती हैं, उनका वो कम होती जा रही हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और तमाम क्रांति की और तमाम प्रतिरोध की बात होती है, सत्ता के प्रतिकार की बात होती है, उसकी कविता लोग लिखते हैं। मेरा सवाल है, किस लिए लिख रहे हैं आप? ये सत्ता का प्रतिकार आप क्यों कर रहे हैं? अगर आपके यहाँ प्रेम नहीं है, आपकी रचना में जीवन का जो सजल कोमल बिंब है उसके वो अगर नहीं है, लगाव नहीं है, कोमलता नहीं है, तो आप किस लिए प्रतिकार कर रहे हैं सत्ता का? हम एक बेहतर, एक सुंदर, एक मानवीय, एक संवेदनशील, एक सजल दुनिया, जो मुक्तिबोध कहते हैं ना कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता हूँ, तो वो सजलता वो आपके भीतर है कि नहीं है? वो जो मंगलेश डबराल की कविता में है कि अपने भीतर जाओ और देखो कि तुम्हारे भीतर नमी बची हुई है या नहीं। तो ये जो संवेदनशीलता, कोमलता, सौंदर्य और प्रेम, ये चीजें अगर कविता में नहीं आ रही हैं, जैसे कबीर क्यों इतने इम्पोर्टेंट कवि? क्योंकि कबीर के यहाँ केवल ऐसा नहीं है कि उन्होंने रूढ़ियों पर कशाघात किया और प्रतिकार किया तमाम कट्टरता का, केवल ऐसा नहीं है। उनके यहाँ प्रेम बहुत प्रभुत मात्रा में, बहुत ही रिच है। तो ये चीज है जो कविता को एक लॉन्ग रन में, एक लंबी यात्रा में कविता को दूसरे समयों में भी, दूसरे तमाम समाजों में भी प्रासंगिक बनाए रखती है। तो ये बहुत जरूरी है। और अगर ये कविता, मतलब शक होता है अगर किसी कविता में सिर्फ आक्रोश है, सिर्फ प्रतिकार है, सिर्फ बहुत लाउड बातें हैं, लेकिन अगर उसमें सजल, कोमल, संवेदनशील, एक खूबसूरत दुनिया नहीं है, अगर वो प्रेम मतलब प्रेम एक व्यापक अर्थ में मैं कह रहा हूँ, प्रेम सिर्फ स्त्री पुरुष प्रेम नहीं, बल्कि वो अपने समाज से मोहब्बत, लोगों से मोहब्बत और प्रकृति से मोहब्बत और जो मनुष्यतर पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनसे मोहब्बत, यानी कि सारी कायनात से मोहब्बत। अगर वो मोहब्बत, देखिए वो बेसिक चीज है। मोहब्बत ने जुल्मत से काढ़ा है नूर, ये मीर की पंक्तियां। मोहब्बत ने जुल्मत से काढ़ा है नूर, यानी कि प्रेम ने अंधेरे से सौंदर्य को निकाला है। मोहब्बत ने जुल्मत से काढ़ा है नूर, न होती मोहब्बत, न होती मोहब्बत, न होता ज़ुहूर। अगर प्रेम नहीं होता तो ज़ुहूर नहीं होता। ज़ुहूर का अर्थ है एक्सप्रेशन नहीं होता, अभिव्यक्ति नहीं होती, कविता ही नहीं होती। अगर इंसान की इंसान से मोहब्बत नहीं होती, अगर हमें लोगों से लगाव नहीं है, समाज से लगाव नहीं है, तो हम क्यों लिखेंगे? हम एक बेहतर, एक ज़्यादा खूबसूरत, संवेदनशील दुनिया के लिए लिखते हैं। तो ये अगर ये कोमलता कम हो रही है तो ये बहुत ही चिंता की बात है। और ये ऑब्जर्वेशन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इसकी बहुत कद्र करता हूँ। मैं आंशिक रूप से आपसे सहमत हूँ कि ये कविता में आज की समस्या दिखाई पड़ती है। एक आखिरी सवाल, उसके बाद आपकी कविताओं का उसको सुनना चाहेंगे हम लोग। मैं तो बातचीत ज्यादा करना चाहता हूँ, आप आराम से। नहीं, फिर बातचीत के लिए कोई बढ़िया एक बार और रख लेंगे हम लोग। और क्योंकि आपसे बातचीत करके काफी अच्छा लग रहा है और मुझे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, आपका ही सवाल, जो पूरा सवाल था थोड़ा सा मैं मिस कर गया। एक तो ये था कि प्रेम कम हो गया है, और क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं कह रहा था कि प्रेम अगर नहीं है कविता में, तो बाकी अगर आप क्रांति की बात करते हैं, समाज को बदलने की बात करते हैं, सत्ता को बदलने की बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे, मेरे अपनी समझ के हिसाब से
वो थोड़ा मुझे स्वाभाविक सा नहीं लगता है, क्योंकि प्रेम से ही सारी चीजें निकलती हैं। स्वाभाविक बिल्कुल नहीं है, वो विश्वसनीय भी नहीं है। हाँ। वो विश्वसनीय भी नहीं है। वो फिर एक सवाल उठता है कि आप क्यों लिख रहे हैं? आपके यहाँ जब कोमलता नहीं है, प्रेम नहीं है, सौंदर्य नहीं है, तो आप ये क्रांति करने क्यों निकले हैं? किसका प्रतिकार क्यों कर रहे हैं? एक समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है, और वो मैं अपने यहाँ भी पाता हूँ, अपनी रचना में भी पाता हूँ, कि सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत कम है, लगभग नहीं है। आज की जो हिंदी कविता है उसमें आपको सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत कम मिलेगा। यानी कि ये होता है कि भाई फांसीवाद है, फलाना है, ढिमाका है, और वो ठीक है, उसका विरोध तो बहुत जायज है, बहुत अनिवार्य है। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है, तो ये किसके कारण खड़ा हुआ है? इसमें हमारी कोई भूमिका है कि नहीं है? इसमें बुद्धिजीवियों की, कवियों की कोई भूमिका है या नहीं? तो अपनी जो एक भूमिका हो सकती है, जो जिम्मेदारी हो सकती है, उससे बचने की कोशिश है, और अपने को केंद्र में रख के आलोचना की कोशिशें कविता में बहुत कम मिल रही हैं। ये भी एक बात है। ये आपने पूछा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको कह दूं। जी। एक सवाल और, उसके बाद फिर कविताओं का पाठ करेंगे। हाँ। सवाल जो है कि अक्सर ये देखने को मिलता है, जैसे ये तो स्वाभाविक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ी घटना हो गई, अकाल पड़ गया, या बाढ़ आ गई, या मान लीजिए महामारी फैल गई, या कुछ और प्रवृत्तियां समाज में बहुत तेजी से सामने उभर करके आई और हमें आहत कर रही हैं, तो उस पर तो रचनाएं लिखी जाती हैं। वो आज भी लिखी जाएं, या हो सकता है कि 2 महीने बाद लिखी जाएं, लेकिन उन पर तो लिखी जाएंगी। लेकिन जब ये चीजें तादाद में आने लगती हैं कि मतलब देखा जाए तो हर कवि, हर रचनाकार इसी को केंद्र बिंदु बना के जब रचनाएं लिखता है, तो थोड़ा सा मुझे, मतलब मेरी अपनी ये राय है कि ये भी कुछ थोड़ा स्वाभाविक नहीं लगता। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, ऐसा है अरविंद जी, मुझे लगता है लिखा तो पहले भी जाता था, और लेकिन वो दिखता नहीं था। अब ये जमाना ऐसा आ गया है कि इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, और ट्विटर है, और इंटरनेट है, ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं। तो अभिव्यक्ति के बहुत सारे प्लेटफॉर्म जनरेट हो गए हैं, नए नए प्लेटफॉर्म्स निर्मित हो गए हैं और सामने आ गए हैं। तो अब जो भी आदमी कोशिश करता है वो दिखती है, और बड़े पैमाने पर दिखती है। और पहले क्या होता था कि जो जैसे घर में काम करने वाली गृहिणियां हैं, जैसे लड़कियां हैं, जैसे जो दबे कुचले समाज हैं, जिनकी पहुंच नहीं थी साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं तक, वो कविता नहीं भेज पाते थे, भेजते थे तो छपती नहीं थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स कम थे। तो प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा है, मंच बहुत ज़्यादा है, और वो मंच सबके लिए सहज सुलभ है। और कोई क्राइसिस होती है तो उस क्राइसिस को लेके समाज में एक बहुत बड़े पैमाने पर एक बेचैनी, एक उद्वेलन फैलता है, एक लोगों में एक विषाद फैलता है। तो वो लोग उसको अपने अपने ढंग से, उसको अपने अपने स्तर पर जैसा वो कर पाते हैं, टूटी फूटी अभिव्यक्ति, कोई बेहतरीन अभिव्यक्ति करता है, कोई बिखरी हुई अभिव्यक्ति करता है, किसी की अभिव्यक्ति कमजोर होती है, और जिसकी कमजोर होती है उसमें भी ये संभावना होती है कि वो आगे चल के एक सुंदर सशक्त मार्मिक अभिव्यक्ति कर सकता है। यह संभावना हमेशा रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी राय ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा अभिजात के वाद की जरूरत नहीं है कि केवल अच्छे महान श्रेष्ठ कवि लिखें, और जो लोग नहीं इसमें बहुत ज़्यादा निष्णात हैं वो न लिखें। इस तरह के नियम बनाना और उस तरह से आक्रमण करना, और इसको कहना कि बहुत बड़ी पैमाने कविता क्यों लिखी जा रही है। अरे भाई, वो लोग हैं, अगर एक मतलब ये है ना कि शुजा खावर एक शायर है, उनका है कि कुछ जो बोला तो बाहर से मारा जाएगा शुजा। एक शेर है, सही रूप में नहीं याद है, लेकिन आशय ठीक ठीक याद है कि कुछ जो बोला तो बाहर से मारा जाएगा शुजा, और कुछ न बोला तो भीतर से मर जाएगा शुजा।
तो ये एक विडंबना है लोगों की, इसको समझना चाहिए कि भाई लोग नहीं बोलेंगे तो भीतर से मर जाएंगे। और ये एक हमारा समय, अब देखिए इसमें कोरोना और आ गया, तो ये जो पेंडेमिक है इसके कारण भयानक डिप्रेशन समाज में है। और प्रवासी मजदूर हैं, एक तरफ अगर कोरोना से नहीं मरे तो भूख से मर जाएंगे, भूख से नहीं मरे तो कोरोना से मर जाएंगे, और बहुत सारे मामलों में तो दोनों से मर जाएंगे। एक मृत्यु का सामना कर रही है पूरी मानव सभ्यता। इतने भयानक समय में अगर लोग अपने अवसाद को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी बेचैनी को सामने ला रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वो बहुत कलात्मक न हो सकता है उसमें बहुत संजीदगी न हो, टूटा फूटापन हो, बिखराव हो, तो आप मत पढ़िए भाई, आप उससे दूरी बना लीजिए। आप बड़े कवियों को पढ़िए, एक स्वतंत्रता तो रहती है ना, लेकिन आप ये जो विस्फोट है अभिव्यक्ति का ट्विटर पर, फेसबुक पर, वेबसाइट्स पर, इसको रोका नहीं जा सकता है, और इसको रोकना मुझे नहीं लगता है बहुत डेमोक्रेटिक होगा। जी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अल्टीमेटली आप फिर जो है वो बॉल मेरे ही पाले में डाल दे रहे हैं कि वो मेरी चॉइस है कि मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं, पसंद करूं कि ना करूं। नहीं, ये जैसे कानपुर है, मैं जिस शहर में रहता हूँ, इसमें 100 मेरे ख्याल से 400-500 गीतकार होंगे, लेकिन ये जब फेसबुक नहीं था तो दिखते नहीं थे, हर गली में एक गीतकार है। तो ये तो पहले भी था, अब चूंकि मंच हैं तो मंचों पे वो सब लोग अपनी अभिव्यक्ति ले जा रहे हैं। हाँ, एक इससे समस्या एक पैदा हुई है, मैं उसकी जो आप बात कर रहे हैं आपकी ओर से, आपकी आंखों से देखते हुए और मेरी भी आंखों से देखते हुए समस्या महसूस करता हूँ, वो ये है कि थोड़ा दुरुपयोग तो हो रहा है मंचों का। दुरुपयोग ऐसे हो रहा है कि अब कोई मान लीजिए किसी ने कोई खाना बनाया, या मान लीजिए खीर बनाई अब वो खीर की तस्वीर लगा रहा है कि देखिए मैंने आज खीर बनाई है। तो अब आलोचना तो इसकी भी हो सकती है कि आप ये निजी जीवन लेके हमारे जीवन में क्यों घुसे चले आ रहे हैं। आपने खीर बनाई है, आप खा लीजिए। अब मैं अपनी बात बताऊं, मुझे अपनी कोरोना की जांच करानी पड़ी। मुझे अभी अपनी पत्नी और अपनी बच्ची की कोरोना का टेस्ट कराना पड़ा मुझे करीब 20 दिन पहले, क्योंकि मेरे एक मतलब पापा हैं, फादर इन लॉ हैं, तो वो गाजियाबाद गए, तो वहाँ पर टेस्ट हुआ गाजियाबाद में, तो वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। उनके संपर्क में हम लोग 1-2 दिन रहे थे, उनको गाजियाबाद भेजने की हमने व्यवस्था की थी 15 दिन पहले। आज आपको बता रहा हूँ, एक पर्सनल बात है। तो वहाँ से फोन आया कि ये तो कोरोना पॉजिटिव इनका वो डायग्नोस हुआ, तो हमको, मेरी पत्नी को, मेरी बच्ची को कानपुर में कोरोना के टेस्ट कराना पड़ा। और 3 दिन बहुत तनाव में, दहशत में बीते। इसलिए बीते, बात बीमारी की नहीं, बात यह है कि इस बीमारी से स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, इससे स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है। व्यवस्था बदनाम करती है, कलंकित करती है, अपमानित करती है कि आपको ये मर्ज है, और उसको आइसोलेट किया जाता है। तो आइसोलेशन तो ठीक है, लेकिन उसमें तमाम टॉर्चर और तमाम अपमान जुड़ा है। तो 3 दिन हम तनाव में रहे, खैर मतलब वो कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। लेकिन ये बातें मतलब क्या ये विचारणीय है कि क्या ये बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ले जाई जानी चाहिए? ये जो निजी जीवन के तमाम होते हैं कि मैंने टेस्ट कराया है, क्या ये ले जाया जाना चाहिए? ये थोड़ा विचारणीय है, क्योंकि उससे क्या होता है, मतलब मैं तो अवॉइड करता हूँ, आज नहीं अवॉइड कर पाया, आपसे बातचीत के आवेश में मुंह से निकल गई ये बात। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें कहे बगैर काम चल जाए उनको मैं ना कहूँ, और जो मुझे सुविधा मिली हुई है उस सुविधा का मैं दुरुपयोग ना करूँ। अधिकांशतः ये कोशिश करता हूँ। रचना में भी चूक हो जाती है, अपने को समझने में चूक हो जाती है, रचना के मूल्यांकन में चूक हो जाती है। हो सकता है कि कमजोर चीज लिख के मैं वहां पर प्रस्तुत कर दे रहा हूँ, लेकिन उसका फिर मुझे अपराध बोध होता है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तो इससे अगर आप लिखते पढ़ते हैं तो मैं अपने लिए यही नियम मानता हूँ कि जब कोई बेहतरीन चीज, कोई मार्मिक चीज, कोई इंपॉर्टेंट बात मेरे पास कहने को हो, तभी मुझे सामने आना चाहिए लोगों के,
अन्यथा मुझे बचना चाहिए। निर्मल वर्मा की एक कहानी में आता है कि अगर आपके पास कहने लायक कोई बात हो, जब तक ना हो कहने लायक कोई बात, तब तक चुप रहना बेहतर है। तो ये एक नियम मैं तो अपने लिए फॉलो करता हूँ। दूसरे करते हैं या नहीं करते हैं, या उनको कितना करना चाहिए, ये मैं मतलब नहीं सुझाव नहीं दे सकता, क्योंकि सुझाव हमसे पहल के जो संपादक हैं हिंदी के मशहूर कहानीकार ज्ञानरंजन जी, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था सुझाव उसको देना चाहिए तो सुझाव मांग रहा हो नहीं तो आप सुझाव देंगे तो अपमानित होंगे, फायदा क्या है। तो एक लोकतंत्र में अपनी बात मैं कह सकता हूं कि मैं ऐसी अभिव्यक्तियां लेके लोगों के पास अपने दोस्तों के सामने न जाऊं जिन अभिव्यक्तियों में कमजोरी हो, बिखराव हो, बात को ठीक ढंग से, कोई इंपॉर्टेंट बात जिसमें ना हो। तो मंच का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और मंच का दुरुपयोग देखने में आता है, क्योंकि ये क्यों आता है, क्योंकि एक अगर इंपॉर्टेंट बात नहीं भी है तो लोगों में अपने को विज्ञापित करने की इच्छा है। जितने लोग लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी अवसाद को या किसी बेचैनी को सामने ला रहे हैं, वो आत्म प्रकाशन कर रहे हैं। तो आत्म प्रकाशन और आत्म विज्ञापन और आत्ममुग्धता, इसके असंख्य नजारे नजर आते हैं। तो इससे बचना चाहिए, लेकिन ये सुझाव हम किसी को दें तो अपमानित होंगे। एक नहीं, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमने अपना गोल बताया कि हम बचें इससे, निजी जीवन को लेकर दूसरों के जीवन का एनक्रोचमेंट न करें। हम अपनी कोशिश यही करते हैं, कभी कभी चूक भी हो सकती है जी। अब आपकी कविताओं का पाठ हो जाए। अच्छा, मैं कुछ कविताएं आपके सामने मैं सुनाता हूं, और आप बता दीजिएगा, तब मैं उसको बंद कर दूंगा, क्योंकि किसी को सताना नहीं। नहीं, वो तो है, कोई बात नहीं। आप अपनी कविताएं जिसमें लोगों को यातना न महसूस हो। हाँ, तो मैं आपको कवियों के साथ तो वैसे भी ये जुड़ा होता है कि भाई कवि जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं तो परसाई जी का बड़ा अच्छा व्यंग्य है। पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं, छोटा सा व्यंग्य है। उसमें एक मैं सुना दूं क्या, समय है क्या? हाँ, चलिए। छोटा सा व्यंग्य है। उसमें एक कवि हैं, गीतकार हैं वो, तो वो बहुत बीमार है, मरणासन में, और ऐसा लगता है कि आज रात मर जाएंगे। डॉक्टर साहब आते हैं, देखते हैं और कहते हैं कि भाई अब इनको बचाया नहीं जा सकता, ये मरने वाले हैं। तो वो घर के सदस्य ये अनुरोध करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि इनका बेटा जो है वो कहीं दूर शहर में है, तो वो जब तक ना आ जाए, कल सुबह तक आ जाएगा, तो तब तक जो है इनको जीवित रखिए, डॉक्टर से गुजारिश करते हैं। तो वो डॉक्टर कहता है कि नहीं, मतलब आधा एक घंटे में खत्म हो जाएंगे। तो उनके मित्र हैं एक, वो कहते हैं कि आप हमें मौका दीजिए। डॉक्टर से कहते हैं, नर्स से कहते हैं, आप छोड़ दीजिए कमरा, मैं इनको कल सुबह तक जीवित रख सकता हूँ, जब तक जो है इनका लड़का सुबह तक आ जाएगा, ट्रेन से या फ्लाइट से चल चुका है, ऐसा कुछ है। अब वो कविता पाठ उनका शुरू हो जाता है। वो लेटे से बैठ जाते हैं। जब मित्र कहता है कि मित्र अब चलने का समय आ गया, आप हमेशा के लिए जा रहे हैं, तो जाते जाते कविता सुना देते। तो उसमें परसाई जी ने लिखा है कि वो लेटे से बैठ जाते हैं और कहते हैं मन तो नहीं था, लेकिन आपने कह दिया है तो जरा अलमारी से डायरी निकाल दीजिए। फिर वो डायरी लेके अपना कविताएं सुनाते हैं और कविता पाठ चलता रहता है। इसके बाद ये व्यंग्य समाप्त होता है। सुबह की ट्रेन से लड़का आ जाता है, घर पहुंचता है, तो कमरे का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि पिताजी कविता पाठ कर रहे हैं और उनके मित्र मरे पड़े हैं। तो नहीं, यहाँ पर आपको पूरी छूट दे रहा हूं मैं। आप कविता सुनाइए, मेरा आग्रह है ये जी। और आपकी रचनाओं का लोग इंतजार भी कर रहे हैं। हाँ। जैसा आपने कहा, मैं आपको छोटी छोटी कविताओं से शुरू करता हूँ। हाँ। एक कविता है, मलबे का मालिक। शासन करने का
एक ढंग यह है सब कुछ मिट्टी में मिला देना। शासन करने का एक ढंग यह है सब कुछ मिट्टी में मिला देना और फिर मलबे पर खड़े होकर कहना, मित्रों हमें ये विनाश ही मिला है विरासत में। वाह। तो एक कविता ये है। इसके बाद आप कुछ प्रेम की बात कर रहे थे, तो मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। पुरानी कविता है मेरी, फेसबुक के जमाने की नहीं है। कैसे रहोगे, इसका शीर्षक है कैसे रहोगे। अपने दुख तुम मुझसे नहीं कहोगे तो किससे कहोगे, और दुनिया में तुम्हारा है ही कौन। अपने दुख तुम मुझसे नहीं कहोगे तो किससे कहोगे, और दुनिया में तुम्हारा है ही कौन। मैंने देखा वह मकाम जहां दुनिया पीछे छूट चुकी थी, और दुनिया का मतलब मेरे लिए सिर्फ तुम थी। मैंने देखा वो मकाम जहां दुनिया पीछे छूट चुकी थी, और दुनिया का मतलब मेरे लिए सिर्फ तुम थी। और तुम भी एक असमाप्त दूरी से सुनती थी मेरी पुकार। उस निपट असहायता में मैं फूट फूट कर रो पड़ा। तुमने कहा कहते तो हो कि रह लूंगा, पर मेरे बिना कैसे रहोगे। अपने दुख तुम मुझसे नहीं कहोगे तो किससे कहोगे। वाह वाह। और एक कविता है चांद कहता था। इसमें आपको शायद प्रेम और प्रतिकार एक साथ मिले, जिसकी बात आप कर रहे थे, बातचीत। चांद कहता था आज शाम अपने सारे संताप भुला दो। चांद कहता था आज शाम अपने सारे संताप भुला दो। मेरी शीतलता में मेरी छांव में सो रहो। चांद कहता था आज शाम अपने सारे संताप भुला दो। मेरी शीतलता में मेरी छांव में सो रहो। मगर मैंने कहा आऊंगा फिर कभी, अभी उद्विग्न है हृदय। मगर मैंने कहा आऊंगा फिर कभी, अभी उद्विग्न है हृदय। आतताई की विजय दुंदुभी सुन पड़ती है, और मेरा देश उसके छल से अभिभूत। हिंसकता पर मुग्ध किंतु अपने भवितव्य से अनजान। और मेरा देश उसके छल से अभिभूत, हिंसकता पर मुग्ध किंतु अपने भवितव्य से अनजान। वाह। एक कविता है। और एक कविता है, वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है कि लव कुश रामायण सुनाते हैं रामचंद्र जी को। तो राम का जो रिस्पॉन्स है उस पर एक कविता है, वाल्मीकि रामायण के उस प्रसंग पे आधारित है। एक शब्द प्रयोग करते हैं अभ्युदय। कहते हैं कि ये इस काव्य से मेरा अभ्युदय होगा। ये बड़ा दिलचस्प है कि राम जिनको इतना महत्व दिया जाता है, उनके अंदर कहीं कोई ये भावना है कि मैं उतना अच्छा जीवन नहीं जिया जितनी अच्छी कविता मेरे ऊपर लिखी हुई। ये कहा उन्होंने कि जैसा मैंने जीवन जिया उससे ये काव्य श्रेष्ठ है वाल्मीकि रामायण। तो इस रिस्पॉन्स पर एक कविता है अभ्युदय। कहते हैं कि जब लवकुश ने राम को वाल्मीकि रामायण सुनाई, वो सुखद अचरज में पड़ गए। बोले जैसा मैंने जीवन जिया यह काव्य उससे श्रेष्ठ है, इससे मेरा अभ्युदय होगा। ये नहीं कि कविता अतिशय कथन करती,
या सच को अधिक सुंदर बनाती है। ये नहीं कि कविता अतिशय कथन करती या सच को अधिक सुंदर बनाती है, बल्कि वो मनुष्यता का मानदंड ऊंचा उठाती है, जिससे जीवन की सांझ में भी सुबह की इच्छा बची रहे। यह नहीं कि कविता अतिशय कथन करती या सच को अधिक सुंदर बनाती है, बल्कि वो मनुष्यता का मानदंड ऊंचा उठाती है, जिससे जीवन की सांझ में भी सुबह की इच्छा बची रहे और काव्य नायक को लगे, हाँ मैं श्रेष्ठ था, पर श्रेष्ठतर मुझे होना था। ये एक कविता है। और मैं आपको एक कविता जरूर सुनाना चाहता हूँ, जो जिन कविताओं को लिख के संतोष मिलता है। एक कविता है आस्था। बचपन में स्कूल से लौटकर घर आता, बचपन में स्कूल से लौटकर घर आता तो कभी कभी माँ नहीं मिलती। बचपन में स्कूल से लौटकर घर आता तो कभी कभी माँ नहीं मिलती। सामने चाचा के घर में जाकर पूछता तो छोटी दादी मेरी परेशानी से प्रसन्न होकर कहती, माँ तुम्हारी चली गई किसी के साथ। मैं अचरज में पड़ जाता, कैसे चली गई। सड़क पर जो बस आती है उसमें बैठकर, मगर माँ आस पड़ोस में कहीं गई होती, थोड़ी देर बाद मिल जाती, मेरे इस एहसास को सत्यापित करती हुई कि माँ कहीं जा नहीं सकती। इस तरह आस्था मुझे मिली माँ से। वाह, ये कविता मैंने पढ़ी है, वैसे बहुत अच्छी कविता है, ये बहुत ही शानदार कविता है। आस्था है। और एक कविता है, मैं असल में ये है, क्या आप यकीन करेंगे। बेरेटा M 1934 9 mm की पिस्तौल थी, जो सबसे पहले इटली में मुसोलिनी की सेना ने इस्तेमाल की। बेरेटा M 1934 9 mm की पिस्तौल थी, जो सबसे पहले इटली में मुसोलिनी की सेना ने इस्तेमाल की थी। 1941 में इटली जब ब्रिटेन से पराजित हुआ तो एक सैन्य अधिकारी तमगे के तौर पर इसे ग्वालियर ले आए, जहां 7 साल बाद हिंदू महासभा के सहयोगियों की मार्फत नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ने इसे एक हथियार विक्रेता से खरीदा और फिर गांधी की हत्या की। बाद में हत्यारों ने इसका 7.65 mm का देसी संस्करण तैयार कर लिया। क्या आप यकीन करेंगे, ये वही पिस्तौल है जिससे आजादी के 70 साल बाद लेखकों की हत्या की जा रही है। वाह वाह। एक ये कविता है। और एक कविता ये देखिए आप, थोड़ा सा अलग तरह की कविता है, हवन के लिए। हवन के लिए अमेज़न की वेबसाइट पर गाय के गोबर से बने 9 कंडों का सेट खूबसूरत पैकेजिंग में महज 199 रुपयों में उपलब्ध है। हवन के लिए अमेज़न की वेबसाइट पर गाय के गोबर से बने 9 कंडों का सेट खूबसूरत पैकेजिंग में महज 199 रुपयों में उपलब्ध है। ये सिर्फ विज्ञापन नहीं, हमारे समय का शायद सर्वश्रेष्ठ रूपक है। इसमें सब कुछ है, गाय,
गोबर, धर्म, कॉरपोरेट, भूमंडलीकरण और सत्ता का अदृश्य हाथ, जिसके बगैर यह दुर्लभ संयोग संभव न था। तो ये कविता थी हवन के लिए। वाह। और एक कविता है, छोटी सी कविता है, राजा ने कहा। ये छोटी कविताएं वो हैं जिनको दोस्तों ने काफी पसंद किया है। तो ये है राजा ने कहा। राजा ने कहा, मैं कभी छुट्टी नहीं लेता। राजा ने कहा, मैं कभी छुट्टी नहीं लेता। लोगों की जिंदगी को तबाह करना एक बड़ा काम है। वाह। लोगों की जिंदगी तबाह करना एक बड़ा काम है। अवकाश पर जाने से कैसे होगा। तो एक कविता ये है। एक कविता है काजू की रोटी। और उसके पहले मैं एक कविता और सुना देता हूं आपको। अगर आपके पास ताकत, अगर आपके पास ताकत है तो आप असहमति को दबोच सकते हैं। अगर आपके पास ताकत है तो आप असहमति को दबोच सकते हैं और फिर मुस्कुरा सकते हैं। वाह। अगर आपके पास ताकत है तो आप असहमति को दबोच सकते हैं और फिर मुस्कुरा सकते हैं। लोकतंत्र, लोकतंत्र दबोची हुई निरीहता पर ताकतवर की मुस्कान है। लोकतंत्र दबोची हुई निरीहता पर ताकतवर की मुस्कान है, जिससे जनता को लगता रहे कि मार रहा शख्स मेहरबान है। लोकतंत्र दबोची हुई निरीहता पर ताकतवर की मुस्कान है, जिससे जनता को लगता रहे कि मार रहा शख्स मेहरबान है। और एक कविता है काजू की रोटी। काजू की रोटी के बारे में सुनते सुनते कि उसे हुक्मरान खाते हैं। काजू की रोटी के बारे में सुनते सुनते कि उसे हुक्मरान खाते हैं। घर में एक दिन स्वगत मैंने पूछा, काजू की रोटी होती कैसी। काजू की रोटी के बारे में सुनते सुनते कि उसे हुक्मरान खाते हैं। घर में एक दिन स्वगत मैंने पूछा, काजू की रोटी होती कैसी। जीवन संगिनी ने कहा, थोड़ा आटा मिलाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी रोटी बनेगी नहीं, टूट जाएगी। राजा को प्रजा की जरूरत क्यों है। राजा को प्रजा की जरूरत क्यों है, समझने के लिए इससे बेहतर रूपक क्या होगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं बहुत अगर आप कहेंगे तो और भी सुना सकता हूँ, लेकिन वो मैं आपके निर्देश की प्रतीक्षा। सर, कोई आपने कोरोना पे लिखी है कोई कविता, कोरोना काल पे? कोरोना पर मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं। अच्छा हाँ, तो मेरा एक मन था, ये कविता कोरोना वाली तो मैं सुना दूंगा, लेकिन मेरा एक मन था, असल में हमारा देश जो एक क्राइसिस का सामना इस समय कर रहा है, पिछले 7 सालों से वो क्राइसिस लगातार घनीभूत हुई है। तो मैं उस पर एक या दो कविता है मेरे पास, जिसमें आप इस बदले हुए समय की जो विडंबना है वो बहुत ही सघन रूप में उसमें मुझे लगता है कि आई है। तो आपको मैं कोरोना पर मैं एक दो कविताएं सुनाऊंगा, लेकिन एक मिनट मुझे मैं खोज लूँ, क्योंकि थोड़ा कहीं होगी वो कविताएं खो जाती हैं।
और जो कविता आप सोचते हैं कि इसको सुनाएंगे वो तो जरूर हो जाती है। ये मेरे साथ अक्सर होता है। मिल गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। तो खैर, ये मिलना थोड़ा कठिन हो रहा है। मैं एक और फाइल है, इसमें एक कविता है असल में। ये है, मैं एक जज था। हाँ, इसको सुनाने का बहुत मन है। मैं एक जज, अरविंद जी। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। तो मैं एक जज था। मैं एक जज था, मेरे जिम्मे एक ही मुकदमा था, जिसमें मुझे हत्यारे की बाबत फैसला देना था। मुझे मेरे सदर ने 1 अरब रुपयों की पेशकश की, मगर मैंने इनकार किया। फिर दूर शहर एक शादी में मेरे दोस्त जज मुझे ले गए। मुझे पता नहीं था वे अब मित्र नहीं हैं। फिर दूर शहर एक शादी में मेरे दोस्त जज मुझे ले गए। मुझे पता नहीं था वे अब मित्र नहीं हैं। मेरी मृत्यु को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किए गए अजनबी लोग हैं। मुझे कोई बीमारी नहीं थी, पर रिकॉर्ड में यही दर्ज है कि वहां रात में मुझे दिल का दौरा पड़ा। मुझे कोई बीमारी नहीं थी, पर रिकॉर्ड में यही दर्ज है कि वहां रात में मुझे दिल का दौरा पड़ा। ऑटो स्टैंड नजदीक नहीं था, फिर भी मुझे ऑटो से अस्पताल ले जाया गया, जहां ईसीजी मशीन खराब थी, इसलिए दूसरे अस्पताल के रास्ते में मेरी मौत हुई। मैं एक जज था जिसे उन लोगों ने महज 100 में बदलकर एक ड्राइवर के हाथों मेरे घर भिजवा दिया। ये हत्या थी या हादसा, कोई जांच नहीं करेगा। ये हत्या थी या हादसा, कोई जांच नहीं करेगा। अब इस वाकये को 3 बरस हो गए। मुझे अपनी ही याद नहीं, तुम भी अपने ज़मीर के लिए इसे भूल जाना। वाह, ये हालत है। और देखिए, मैं जो मेरा जो मेरे मन में जो बात थी वो यही थी कि आपकी कविताएं पढ़ने लायक भी हैं और सुनने लायक भी हैं, और ये लोगों के समझ में आने लायक भी हैं। मैं इसको रेखांकित करना दोबारा चाहूंगा कि पढ़ने लायक भी हैं, सुनने लायक भी हैं, और लोगों को समझ में आने लायक भी। ये बहुत सौभाग्य है, बहुत मेरे लिए सुखद है। आपने मुझे बताया, मैं बहुत आभारी हूँ। असल में क्या है, अगर आप ये नहीं कहते मुझसे, कहते मतलब अगर आपको ऐसा नहीं लगता, तो मैं आपको सच, अपने दिल का सच बता दूं, मुझे यहाँ आप सबके सामने आके अपराध बोध होता कि अगर मेरी रचना लोगों को प्रभावित, मित्रों को प्रभावित नहीं कर पा रही है, तो मुझे लगता है कि फिर सामने आना, लोगों का, दोस्तों का समय लेना, उसमें एक मुझे गिल्ट महसूस होता है, एक अपराध बोध महसूस होता है। खैर, एक कविता है। कविता की तो ये खासियत होनी ही चाहिए कि एक लोगों के समझ में तो तभी आएगी जब उसके अंदर संप्रेषण इतना होगी। जब वो संप्रेषण होगी तभी तो लोग समझेंगे, उसको समझना चाहेंगे। फैज अहमद फैज जो महान कवि हैं, हाँ। उनकी जो आखिरी गजल थी जिंदगी की, उसमें एक शेर, मैं आपके समर्थन में वो शेर याद आया मुझे। करे ना शहर में जलथल तो चश्मे नम क्या है, करे न जग में अलाव। देखिए, ये गंगा जमुनी जो विरासत है ना, इसको कितनी खूबसूरती से फैज आगे बढ़ाते हैं। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, ये फैज की अमर पंक्ति है। लेकिन इसमें शब्द कौन सा ला रहे हैं? दुख।
संस्कृत का शब्द ला रहे हैं, उर्दू का शब्द नहीं ला रहे हैं, गम नहीं ला रहे हैं। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। वाह। तो ये कहने वाले फैज अपनी जिंदगी की आखिरी गजल में कहते हैं, एक शेर है उनका, करे न जग में अलाव। जग शब्द आया, देखिए फिर, जैसे दुख आया था ना वैसे जग शब्द आया। जग में संसार में, और एक उर्दू का कवि जग शब्द प्रयोग कर रहा है, करे न जग में अलाव, तो शेर किस मकसद। वाह। अगर दुनिया में रोशनी नहीं करती कविता, तो कविता होनी नहीं चाहिए। सही बात। उसका क्या प्रयोजन है। करे न जग में अलाव, तो शेर किस मकसद, करे न शहर को जल थल, तो चश्मे नम क्या है। चश्मे नम यानी भीगी हुई आंख, आंसू। हाँ, आपकी भीगी हुई आंख का महत्व क्या है अगर आप दूसरों की आंखों को नम न कर सकें। बिल्कुल सही बात। यानी रचना के क्षेत्र में तो एक अरविंद जी एक कविता है, देश काफी बदल गया है। छोटी सी मतलब मध्यम आकार की कविता है। इसके बाद में कोरोना पर एक या दो कविताएं सुनाऊंगा। देश काफी बदल गया है। जस्टिस लोया ने सबसे मर्मस्पर्शी बात अपने पिता से कही थी, मैं इस्तीफा दे दूंगा और गांव जाकर खेती करूंगा, मगर गलत फैसला नहीं सुनाऊंगा। मैं इस्तीफा दे दूंगा और गांव जाकर खेती करूंगा, मगर गलत फैसला नहीं सुनाऊंगा। अगर आप भी ऐसा सोचते और कहते हैं तो आपको जीने नहीं दिया जाएगा। जो मृतक हैं वे नहीं चाहते कि उनके बीच कोई जीवित रहे। जो मृतक हैं वे नहीं चाहते कि उनके बीच कोई जीवित रहे। बीती आधी सदी में देश काफी बदल गया है। बीती आधी सदी में देश काफी बदल गया है। कुख्यात हत्यारा डोमाजी उस्ताद अब षड्यंत्रकारी मृत्यु दल की शोभा यात्रा में सिर्फ शामिल नहीं। कुख्यात हत्यारा डोमाजी उस्ताद अब षड्यंत्रकारी मृत्यु दल की शोभा यात्रा में सिर्फ शामिल नहीं, बल्कि वह नेतृत्व कर रहा है। तो ये कविता थी, देश काफी बदल गया है। और अब मैं, जैसा आपने कहा, कोरोना, कुछ कविताएं हैं, लेकिन एक या दो कविता मैं आपको, हाँ, दो कविताएं सुना दीजिए। सुना दे, इससे अधिक नहीं सुनाऊंगा। एक इसके पहले, कोरोना पे तो बहुत सारा लिटरेचर पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये जो इतनी बड़ी महामारी आई है, इसके पहले 102 साल पहले 1918 में एक पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा का आई थी, स्पेनिश फ्लू। और उसमें भारत के 1 करोड़ 80 लाख के आसपास लोग मरे थे। भारत की 6% आबादी खत्म हो गई। ये बात कविता में नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। जो कविता में है वो तो कविता पाठ से ही सामने आ जाएगा। जो दो बातें मैंने कविता में नहीं लिखी हैं वो ये है कि भारत की 6% आबादी 1918 में खत्म हो गई। दूसरी बात, महात्मा गांधी को भी ये बुखार हुआ था और उसके बाद उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि जीने की इच्छा समाप्त हो गई। वो ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, लेकिन उसका प्रभाव इतना गहरा पड़ा उनके स्नायु तंत्र पर कि उन्होंने कहा कि जीने की इच्छा समाप्त हो गई। ये इसमें भी हो रहा है कि लोग कह रहे हैं टेस्ट खत्म हो रहा है कोरोना में, और गंध समाप्त हो रही है, तमाम इंद्रिय संवेदन समाप्त हो रही है। तो ये 102 साल बाद इतनी बड़ी महामारी की चपेट में पूरी दुनिया आई है। तो इस पर एक कविता है, दुख लिखा जाना चाहिए।
दुख लिखा जाना चाहिए। शीर्षक, कोरोना जैसी महामारी किसी ने देखी नहीं। अब हम भी इतनी उम्र हो गई, हमने इतने भयावह समय की कभी भी कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसा भी जीवन में हो सकता है। कोरोना जैसी महामारी किसी ने देखी नहीं है। इसके पहले 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था। सिर्फ हिंदुस्तान में 1.5 से 2 करोड़ लोग मरे थे। महिषादल में निराला को तार मिला। महिषादल बंगाल में हाँ हाँ काम करते थे वहाँ, जहाँ हिंदी के महाकवि निराला जी अपने युवावस्था में 22 साल उम्र थी उनकी, वहां रहते थे, नौकरी करते एक स्टेट। हाँ, महिषादल में निराला को जी महिषादल में निराला को तार मिला, तुम्हारी स्त्री सख्त बीमार है, आखिरी मुलाकात के लिए आओ। महिषादल में निराला को तार मिला, तुम्हारी स्त्री सख्त बीमार है, आखिरी मुलाकात के लिए आओ। मगर जब वह ससुराल पहुंचे, मनोहरा देवी की चिता जल चुकी थी। फिर उनके गांव गढ़ा कोला में बड़े भाई, भाभी, उनकी दुधमुही बच्ची और चाचा गुजर गए। निराला लौटकर डलमऊ के अवधूत टीले पर बैठकर देखा करते, गंगा जैसे लाशों का ही प्रवाह थी। घाटों पर इतने शव कि उन्हें फूंकने के लिए लकड़ी कम पड़ गई थी। अभी इस कार्यक्रम के शुरू होने के 1 घंटा पहले एक दोस्त की पोस्ट पड़ी है, फेसबुक पोस्ट, जिसमें लिखा है कि दिल्ली में इस समय श्मशानों में 3 दिन की वेटिंग चल रही है। निराला लौटकर डलमऊ के अवधूत टीले पर बैठकर देखा करते, गंगा जैसे लाशों का ही प्रवाह थी। घाटों पर इतने शव कि उन्हें फूंकने के लिए लकड़ी कम पड़ गई थी। 22 साल के निराला, न कोई सरपरस्त रह गया, न हम सफर। 22 साल के निराला, न कोई सरपरस्त रह गया, न हम सफर। ऊपर से 6 बच्चों की जिम्मेदारी, 4 भाई के 2 अपने, चारों ओर अंधेरा था। दुख लिखा जाना चाहिए। समय बीतने पर वो ढाढ़स में बदल जाता है। एक टिमटिमाती हुई लौ। दुख लिखा जाना चाहिए। समय बीतने पर वो ढाढ़स में बदल जाता है। एक टिमटिमाती हुई लौ, जिसमें हम पहचानते हैं पूर्वजों ने कितनी यातना सही, मगर वे हारे नहीं। एक टिमटिमाती हुई लौ, जिसमें हम पहचानते हैं पूर्वजों ने कितनी यातना सही, मगर वे हारे नहीं। जीवन विषण वन था। ये निराला की पंक्तियां हैं। रुग्ण तन भग्न मन, जीवन विषण वन, एक गीत है उनका। तो जीवन विषण वन था, फिर भी कविता महाकाव्य थी। ये निराला को एक ट्रिब्यूट है। तो ये कविता है। और एक आखिरी कविता आपको सुनाता हूँ, छोटी सी कविता है, क्योंकि बातचीत में आपने शुरुआत में छोटी कविता की सराहना की, इसलिए मैं छोटी कविता से समापन कर रहा हूँ। रेलवे प्लेटफॉर्म पर। हाँ, रेलवे प्लेटफॉर्म पर कोरोना काल में रेलवे प्लेटफॉर्म पर सबको भयभीत करता हुआ एक मां का शव पड़ा है। कोरोना काल में रेलवे प्लेटफॉर्म पर, ये वो दौर है ना जिसमें शव जो है दहशत पैदा कर रहे हैं। करुणा तो पहले पैदा करते थे, अब करुणा और दहशत दोनों पैदा कर रहे हैं, और करुणा से ज्यादा दहशत पैदा कर रहे हैं।
मृतक के साथ पास जाने से आदमी डर रहा है कि हमको कोरोना ना हो जाए। कोरोना काल में रेलवे प्लेटफॉर्म पर सबको भयभीत करता हुआ एक मां का शव पड़ा है। उसका बच्चा मां का आंचल खींचकर उसे जगा रहा है। उसका बच्चा मां का आंचल खींचकर उसे जगा रहा है। बच्चा मृत्यु को नहीं जानता, सिर्फ अपनी मां को जानता है। बच्चा मृत्यु को नहीं जानता, सिर्फ अपनी मां को जानता है। वाह। तो अरविंद जी, जो भी मैं कर सका आपके आग्रह पर, यही था। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे मित्रों को भी ये बातें और ये कविताएं बहुत पसंद आई होंगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकाल के मुझे दिया। बहुत बहुत कृतज्ञ हैं आपके प्रति। नमस्ते अरविंद जी। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।